नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी मतगणना से पहले माइंड गेम। जी हां, कांग्रेस जिस तरह से अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर बयान दे रही है, उससे तो यही लग रहा है कि वो काउंटिंग से पहले अफसरों पर दबाव बनाना चाहती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता तो अफसरों पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के बयान बता रहे हैं कि उसमें निराशा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मतगणना के दिन कांग्रेस की इस माइंड गेम का असर अफसरों पर पड़ेगा, और आखिर बार बार लिस्ट तैयार करवा रहे हैं बोलकर कांग्रेस नेता साबित क्या करना चाहते हैं। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मैं तो रिपोर्ट मंगा रहा हूँ सब कैंडिडेट से कि प्रशासन का क्या रुक रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। मैंने तो कल टीवी में कहा एक कलेक्टर की शिकायत आई, वो तो मुझे वीडियो भेजते ना, मैं वीडियो कॉल करके दिखाते। जी हां, कमलनाथ अब अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करवा रहे हैं। मतदान हुए अभी कुछ घंटे ही बीते हैं कि कांग्रेस के निशाने पर फिर से ब्यूरोक्रेसी आ गई है। दरअसल कांग्रेस कई दफा ये आरोप लगा चुकी है कि प्रदेश के कई अधिकारी और कर्मचारी सरकार के इशारों पर काम करते हैं। शुक्रवार को भी वोटिंग के दौरान कई जगह कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के बीच तू मैं देखने को मिली थी। हालांकि अब कमलनाथ के बयान के बाद कांग्रेसी भी अफसरों पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेता तो ये तक कह रहे हैं कि कई अधिकारी लोकतंत्र के हत्यारे हैं। देखिए, वो सारी सूची कमलनाथ जी के पास भी आती जा रही है और एक दो दिन में सारे लोगों के नाम आ जाएंगे, किन किन लोगों ने भाजपा का हथियार बन के काम किया है। वो एक रणनीति फिर तय होगी कि इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो। ये अधिकारी भी लोकतंत्र के हत्यारे बनते जा रहे हैं, इन लोगों को क्या किया जाएगा ये अलग बात है। वोटिंग से पहले भी कांग्रेस अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमलावर थी, तो अब काउंटिंग से पहले फिर से वही तेवर कांग्रेस के नेता दिखा रहे हैं। हालांकि इसके मायने क्या हो सकते हैं ये भी समझाएंगे, लेकिन कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने तीखा प्रहार किया। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को हार दिख रही है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कमलनाथ जी और कांग्रेस का जो मूल चरित्र है वो धमकाना, डराना है, और अब तो हार की हताशा और निराशा से फिर एक बार अधिकारी कर्मचारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं, जिसको मुझे लगता है कि जनता बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती है। कमलनाथ जी, इस तरह से अधिकारी कर्मचारियों को धमकाने से कुछ नहीं होगा। आपने जनहित के अगर कार्य किए होते, अगर जनता के साथ खड़े रहते, तो निश्चित रूप से आपको यह सब चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने देख लिया है कि जनता ने जो मैंडेट दिया है वो भाजपा के पक्ष में दिया है, इसीलिए आप हताशा और निराशा के डर से इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं वो कांग्रेस को बंद कर देनी चाहिए। अब ये जान लीजिए कि अधिकारियों और कर्मचारियों को टारगेट पर लेने के पीछे क्या रणनीति हो सकती है। शायद कांग्रेस मतगणना से पहले अफसरों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि काउंटिंग के दिन अधिकारियों पर दबाव बना रहे। हालांकि कमलनाथ जो लिस्ट तैयार करवा रहे हैं, उस पर कोई भी एक्शन वो ले पाएंगे या नहीं, ये तस्वीर तो 3 दिसंबर को ही साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में जी। तो जो चीज़ पहले कही जा रही थी चुनाव के पहले लंबे समय से, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, कि कल के पास परसों आएगा, तब तक तो समझ में आता था। लेकिन अब तो वोटिंग ही हो चुकी है, परसेंटेज सबको पता है कितनी वोटिंग हुई है, सबके अपने कैलकुलेशन है। बीजेपी के पदाधिकारी बैठ के हिसाब किताब जोड़ रहे हैं कि जहाँ वोट शेयर बढ़ा है वो किसके पक्ष में जाएगा, घटा है तो किसके पक्ष में जाएगा, अगर हंग असेंबली बनती है तो कौन कौन निर्दलीय जीत सकते हैं या दूसरी पार्टियों के जिनका समर्थन लिया जा सकता है, ऐसे तमाम सारे मुद्दे। और इधर कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि वो अफसरों पे हिसाब किताब की बात कर रहे हैं।
ये माइंड गेम क्या कह रहा है? क्योंकि अब तो जो कुछ होना 3 दिसंबर को सबको पता लग ही जाएगा, और आप हाँ, नहीं भी बोलेंगे और सरकार जो बनती कुछ है। होना था वो तो हो चुका है। बिल्कुल। और वोट भी मतपेटी या तो पहले थी, अब आजकल तो ईवीएम मशीन में कैद हो गए हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी आज का इस तरह का बयान, चुनाव के पहले भी उन्होंने कहा था, 2018 में भी इस तरह की बात आई थी, कांग्रेस के लोगों ने कही थी, लेकिन आज इस तरह का बयान थोड़ा आश्चर्यजनक है। और फिर अगर आप ये देखेंगे, ये सारे बयान केवल धमकाने जैसे ही बयान होते हैं। पिछली बार भी अगर कमलनाथ जी जब आए भी थे तो उन्होंने केवल 4-5 अधिकारी ऐसे थे जिनको थोड़ा सा लूप लाइन में डाला था। वैसे भी जो सिस्टम है सरकार का काम करने का, उसमें आप बहुत ज्यादा किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। हत्या ट्रांसफर कर सकते हो, या कुछ उसको हल्की भाषा में कहें तो मलाईदार अफसर पद पर कोई होगा तो उसके जगह उसको सूखी जगह कर सकते हो। वो तो वैसे भी जो आदमी सरकार में आता है वो ये करता ही है। निश्चित रूप से हर आदमी, हर सरकार करती है, हर मुख्यमंत्री ऐसा करता है, लेकिन फिर भी इस तरह का बयान देना थोड़ा सा आश्चर्यजनक तो होता ही है। क्योंकि जिस तरीके से मतदान हुआ है, मतदान को लेकर के ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि किसकी सरकार बनने वाली है, लेकिन फिर भी इस तरह का बयान उन्होंने दिया है मीडिया में स्थान बनाने को, थोड़ा सा आश्चर्यजनक तो लगता है ये। जी, तो ब्रजेश जी, हमने देखा कि छतरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के ड्राइवर की हत्या होती है, बीजेपी नेताओं पर आरोप लगते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाती है। हमने देखा कि ग्वालियर में भी प्रवीण पाठक जो कि विधायक है कांग्रेस, उनका वीडियो वायरल होता है कि वो कलेक्टर से बहस कर रहे होते हैं। एक दिन पहले वो सीएसपी के साथ उनकी अभद्र भाषा में बातचीत होती है और वो कहते थे आप तो मुझे बंद कर दीजिए और आपको जिसको चुनाव जिताना जिता दीजिए। लेकिन निष्पक्ष चुनाव के लिए हम देखते हैं भिंड मुरैना में प्रत्याशियों को नज़रबंद कर दिया जाता है। तो अगर ये अफसर लापरवाही कर रहे होते या वन साइडेड होते तो शायद ये तस्वीर ये होती कि किसी इंडिविजुअल पार्टी के आदमी को हम बैठे हुए देखते, उसमें भाजपा के उम्मीदवार दिखाई नहीं देते। या जो एफआईआर हुई है जिसके बारे में खुद कमलनाथ ने कहा था कि उनकी जानकारी में ऐसी कुछ चीज़ हुई नहीं है। हालांकि दिग्विजय सिंह फिर उस कार्यकर्ता के घर जाते हैं, हत्या का मुकदमा भी कायम होगा, वो जांच का विषय है कि कब उसमें क्या होगा। देखिए, चुनाव आचार संहिता जैसे ही लग जाती है मनोज, हमने देखा है कि अफसर, अधिकांश अफसरों की हम बात करते हैं, निष्पक्षता से कार्रवाई करते हैं। जो उदाहरण आपने भी भिंड मुरैना का गिना है, किस तरह से नज़रबंद कर दिए गए थे, चाहे बीजेपी के उम्मीदवार हों, चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार। रही बात कि सज्जन सिंह वर्मा ऐसा क्यों कह रहे हैं, चुनाव से पहले ठीक है आप कह रहे थे कि हमने एक लाल डायरी बना रहे हैं, जो अधिकारी कर्मचारी सपोर्ट नहीं करेंगे या सत्ता पक्ष का मदद करेंगे या उनके लिए कुछ काम करेंगे तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये उस समय का माइंड गेम हो गया था, एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का। मुझे लगता है कि अभी इस तरह के बयान देने के पीछे जो एक आशंका हम कांग्रेस में देखते हैं कि वो कहती है कि साहब ईवीएम में छेड़छाड़ हो जाती है, आप देखो स्ट्रांग रूम के बाहर वो पहरा देते हैं, रात रात भर जगते हैं, टेंट लगा लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस बार तो लंबे जागना पड़ेगा, इस बार 17 से लेकर 3 तारीख तक चौकीदारी करना पड़ेगी। तो वो कहीं ना कहीं ये अफसरों को एक तरह से मैसेज देने का काम करते हैं माइंड गेम से कि देखिए आपने यदि कोई किया, थोड़ी बहुत भी हरकत इधर उधर से कुछ की, आपने कुछ भी गड़बड़ी करने की आशंका की, तो आपकी हम सूची बना रहे हैं। या चुनाव में जिन लोगों ने, जो प्रवीण पाठक का आपने उदाहरण दिया, किस तरह से कलेक्टर से बहस हो रही थी, सीएसपी से बहस हो रही, तो वो एक मैसेज देने का काम करते हैं अधिकारियों को, थोड़ी बहुत भी इधर उधर करने की कोशिश ना करें, हम सरकार में आए तो आप पर कार्रवाई करते हैं। इससे हो सकता है कि कुछ अधिकारी थोड़े डर जाते हों जिनका कोई माई बाप नहीं होता होगा, लेकिन जो शर्मा जी ने भी कहा है कि कुछ होता नहीं है, 2-4 के साथ बदलाव होता है। यदि ज़्यादा ही किसी ने दिल पे ले ली है, ज़्यादा ही किसी ने पक्षपात कर दिया, चुनाव के दौरान हमने देखा है कि किसी की विचारधारा से जुड़ जाता है, किसी व्यक्ति से उसका ऐसे उसके उपकार रहते हैं कि उनको चुकाने के लिए कई बार देखते हैं कि गलत कार्रवाई हो जाती है, तुरंत एक्शन होता है। इसी चुनाव में हमने देखा कई सारे अधिकारी सस्पेंड हुए कि किसी ने प्रत्याशी को माला पहना दी, कोई मंच पे दिखा। उसके पहले हमने भिंड के तो आप ये चुनाव में ये भी देखा है, एक पार्टी की तरफ नहीं गए, हमने देखा कांग्रेस के मंच पे गए तो सस्पेंड हो गए। और हमने भिंड के उपचुनाव में ये भी देखा था एक दृश्य कि जहां उन्होंने तहसीलदार और जिला प्रशासन के अफसरों को पुलिस के पावर दे दिए थे चुनाव आयोग ने, वो पूरे के पूरे थाने को हटा दिया गया था। निश्चित तौर पर तो चुनाव आयोग देखता है, मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा होता है कि हर बूथ पर बैठ के सीसीटीवी कैमरे से आयुक्त तो देख सकते हैं, पूरी टीम उनकी देख सकती है। तो पक्षपात बात और बूथ कैप्चरिंग अब वैसी नहीं होती मनोज जी जैसी हो जाती है। हालांकि आरोप तमाम तरह के लगते हैं, राजधानी में भी हमने देखा कि आरोप लगा है कि फर्जी वोटिंग हो रही थी। फर्जी वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग में बहुत अंतर आ गया है आज की तारीख में। आप 1-2 फर्जी वोटिंग कर सकते हो, यदि वो भी तब कर सकते हो कि जब आपके वो 3-4 अधिकारी हैं, उनसे मिली भगत होनी चाहिए, जो एजेंट बैठा है दूसरे दल का उससे मिली भगत होनी चाहिए कि वो आपत्ति ना दर्ज कराए, तब जाकर कहीं हो सकता है। ऐसी संभावना बिल्कुल कम है कि नहीं होती।
लेकिन जो आपने कहा कि क्यों धमका रहे हैं, क्यों चमका रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक मैसेज देने का काम है कि देखिए आप जब मतपत्र से जो मतदान हुआ है उसमें कोई गड़बड़ी ना हो जाए। हम देखते शुरुआत में कोई थोड़ा एक पक्ष ना ले लिए जाए या कार्यकर्ताओं के साथ या कहीं गड़बड़ी की, निश्चित तौर पर स्ट्रांग रूम में कोई गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन जो मतपत्रों में हो जाती है, कई बार आप रिजेक्ट कर देते हो, 2-2 3-3 बार गिनती कर, ये मैसेज देने का काम है कि आप निष्पक्ष कार्रवाई करोगे तो कुछ नहीं। यदि आपने जरा भी गड़बड़ी की हो सत्ता पक्ष के साथ या जिनसे आपकी नज़दीकियां हैं, जिस नेता को आप अपना संरक्षक मानते हो या जिसने आप पर कोई उपकार किया है, जो आपको लेकर आया है, तबादले करा के पोस्टिंग कराई है, उसके फेवर में आप जाएंगे तो आप पर कार्रवाई करेंगे हम। तो ये सिर्फ एक माइंड गेम है, होता कुछ नहीं है उससे। जी, तो शर्मा जी माइंड गेम में ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब ये हो सकता है काल्पनिक सवाल भी कह सकते हैं इसको हम, लेकिन फिर भी इसलिए पूछना जरूरी है कि अगर जो नज़दीकी मुकाबला, कांटे की टक्कर जैसा आप भी बता रहे हैं और जो अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक दोनों दल भी ये दावे करने की स्थिति में नहीं है, ऐसे में जो ब्रजेश कह रहे हैं कि जो मतपत्र हैं या टेंडर वोट है, तो अधिकारी को लगेगा यार अब ये कांटे का मुकाबला है, 2-4-10 वोट से मैं अगर कुछ किसी की मदद कर सकता हूँ तो ये तो उसके लिए मुफीद साबित हो जाएगा, ये नुकसानदेह साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए। और हमने देखा है, पहले का इतिहास देखें तो कोई जीत जाता है, दूसरे को प्रमाण पत्र दे दिया जाता था, वो रैली निकाल लेता था, कुछ भी नहीं होता था। या नीना वर्मा हम देखते हैं 1 वोट से जीतती है, राजस्थान में हमने देखा सीपी जोशी जैसे कद्दावर नेता 1 वोट से हार जाते हैं, अटल बिहारी की सरकार 1 वोट से गिर जाती है। उदाहरण है। देखिए, मोटे तौर पर ये बात सही है कि अब जो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ होने की संभावना नहीं रहती। खास तौर से पहले जो रिजेक्ट वोट होते थे उसमें बहुत गड़बड़ हो जाती थी, अब मशीन में इस तरह की कोई संभावना होती नहीं। जो कुछ भी होता है वो डाक मतपत्रों में या जो टेंडर वोट होते हैं या उनमें ही सब होती है, जो कि बहुत नॉमिनल होती है। अब बहुत ज्यादा गड़बड़ की संभावना चुनाव अधिकारी में भी, उसकी एक वजह यह है कि जब गिनती होती है तो सारे दलों के लोग वहां रहते हैं और उसमें कितनी बार विवाद होते हैं। तो अब जो और उसकी गिनती भी शुरुआत में हो जाती है, तो साफ दिखेगा कि फूल पर लगा है कि कमल पर लगा है या पंजे पर लगा है, साफ दिखेगा, तो उसमें गड़बड़ होने की संभावना नहीं है। लेकिन इस तरह के बयान केवल कार्यकर्ताओं को उत्साह देना और उस पर ही सीमित है, ताकि चूंकि कहीं ना कहीं एक हवा ये भी आ रही है कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान होने का लाभ जो है, ये चर्चा है, सत्य क्या है ये तो अब 3 तारीख को पता चलेगा। ये चर्चा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान बढ़ा है और महिलाओं का मतदान का प्रतिशत पिछली बार की तुलना में बढ़ा है। तो ये माना जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लाडली बहना योजना का लाभ इसमें भाजपा को मिल गया हो या मोदी इफेक्ट का लाभ मिल गया हो गाँव के मामले में। तो मुझे क्यों लग रहा है कि 15-20 दिन कार्यकर्ता जो मतपेटियों की या जो मशीन की ईवीएम मशीन की निगरानी करें, उनमें उत्साह बना रहे। मुझे लग रहा है कि ये बयान केवल कार्यकर्ताओं को उत्साह देने के लिए है। बाकी अफसरों को, चूंकि वो कितने सरकारें आती हैं और बदलती हैं, कितनी बार ऐसा तो होता है दल ना भी बदले मुख्यमंत्री बदलता है तब भी उन दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में खींचतान बनी रहती है, जैसे मध्य प्रदेश में कितनी बार ऐसा हो चुका है। तो अधिकारी जो हैं वो मोटी चमड़ी के होते हैं, उनको किसी तरह की कोई चीज पर फर्क नहीं पड़ता। एक और बात मनोज जी मैं कहना चाहता हूं कि सरकारें बदल जाती हैं, कितने अफसर ऐसे होते हैं जिन सरकार ये मुख्यमंत्री बदल जाता है, समय के साथ सब दाखिल दफ्तर हो जाती है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उसका एक कारण है, एक अफसर हमेशा दूसरे अफसर को सदैव बचाता है। बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि अफसरों में अगर आपस में भिड़ गए हों तो कहीं ना कहीं अफसर को नुकसान होता है। बाकी राजनीतिक विद्वेष के कारण कभी कोई अफसर को कभी कोई नुकसान कहीं नहीं हुआ। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। वीरेंद्र कुमार सकलेचा मुख्यमंत्री थे, एमएन बुच से उनकी खूब खींचतान चली। एमएन बुच ने उनके लड़के जो अब विधायक मंत्री भी हैं ओम प्रकाश जी सकलेचा, उन्होंने कोई बिड डाली थी तो वो मीडिया को दे दी, तो उसके बावजूद भी उनके पद पर कोई फर्क नहीं कर पाया। खुलकर के बयान सकलेचा जी ने दिया, एमएन बुच ने भी खुलकर के बोला, लेकिन एमएन बुच को भाजपा की सरकार यहाँ या दिल्ली की जनता पार्टी की सरकार कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई, उल्टे एमएन बुच का लाभ ही हुआ और उनकी पब्लिसिटी बहुत ज्यादा हुई। तो कुल मिलाकर के मोटे तौर पर पॉलिटिकल लोग कोई अफसर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये ठीक है कि थोड़ा सा दबा करके जो कलेक्शन का होता है, सत्य जो है वो तो भगवान जी जाने, लेकिन आमतौर पर जो चर्चा होती है कि अफसर को दबा करके थोड़ा कलेक्शन बढ़ जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब इसमें भी हो सकता है ना भी बढ़ता हो, ये मैंने वैसी चर्चा सुन ली हो, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं होता। जी
लेकिन हमने तो ये दृश्य भी देखा है ना होशंगाबाद में कि कलेक्टर एसडीएम भिड़ जाते हैं आपस में रेत की कमाई को लेके। तो कलेक्शन ऊपर तो ठीक है, वो तो नीचे भी उस आड़ में अपने आप करने लग जाते हैं। हमने निधि निवेदिता का मामला देखा, राजगढ़ कलेक्टर थी जब वो कमलनाथ सरकार में, शिवराज सिंह चौहान उनके खिलाफ जाते हैं, एक बड़ा आंदोलन होता है, बाद में उनको लूप लाइन में डाल दिया जाता है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर उनकी प्राइम पोस्टिंग कर दी जाती है। ऐसे कई अफसर हाल में हमने देखे जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है और फिर उनको कोई और बड़ा जिला दे दिया जाता है। नहीं, निश्चित रूप से यही होता है। यही तो मैंने उदाहरण दिया था कि अफसरों के खिलाफ केवल मीडिया में विपक्ष जो है, कोई भी पार्टी हो, भाजपा विपक्ष में रही, वो भी कई अधिकारियों पे हमले करती रही, कांग्रेस विपक्ष में होकर के वो भी कईयों पे हमले करती रही, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई कभी नहीं होती। और वो अगर होती है तो एक आदि कोई उल्टा सीधा फंसता है, जैसे वो जोशी दंपति फंस गए थे। तो वो कोई पॉलिटिकल के कारण नहीं फंसे थे, वो छापे के कारण फंसे थे, उनके घर में क्योंकि करोड़ों रुपया मिल गया था, इस कारण वो फंसे थे। तो बाकी इसके अलावा पॉलिटिकली रिवेंज के कारण किसी अफसर को कभी प्रताड़ना नहीं होती। बस केवल इतना भर होता है कि किसी को पोस्टिंग समय पर मिल जाती है, किसी को पोस्टिंग समय पर नहीं मिलती, बस। तो विजय जी, समय पर पोस्टिंग मिले नहीं मिले, लेकिन एक और चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने भी एक कलेक्टर के खिलाफ शिकायत करती है कि साहब इन्होंने कहा कि 17 तारीख को सार्वजनिक वाहन नहीं चलेंगे, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। दिमनी को लेकर वो शिकायत करते हैं कि साहब यहाँ पोलिंग में गड़बड़ी हो रही है, पीठासीन अधिकारियों ने कुछ नहीं किया है। आज वो अटेर के कई सारे आधा दर्जन से ज़्यादा पोलिंग बूथ को लेकर शिकायत करते हैं कि यहाँ पर रीपोलिंग कराई जाए। तो शिकायतें शिकवे दोनों तरफ से। तो इसका मतलब ये है कि मशीनरी ने जो काम किया है, और हमने देखा भी है कि अभी तक कहीं से रीपोलिंग की खबरें नहीं आई है कि किसी बूथ पे आपको रीपोल कराना पड़े या कहीं से ईवीएम लूट ली गई हो। एक खबर जरूर आई कि कब्रिस्तान में 2 ईवीएम मिली है, पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कुछ ईवीएम लेट हो गई थी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो बता रही है कि चुनाव आयोग का जो डंडा है वो बड़ी मुस्तैदी से चला है। तो फिर अगर कार्यकर्ताओं का ही मॉरल आपको डाउन करना है तो आप तो ये भी कह सकते हैं ना कार्यकर्ता से कि भैया आप चिंता मत करो, और 2 तारीख तक की रात है, 3 के बाद हम देख लेंगे, या चिंता मत करो 2 की रात तक और मेहनत कर लो, आपने इतने समय मेहनत की है, 3 साढ़े 3 साल मेहनत की है, सरकार के खिलाफ मेहनत की है, और ये 15 दिन का समय निकाल लो। देखिए मनोज जी, जब कार्यकर्ताओं को लगता है ना कि सरकार आ रही है तो उसका जोश देखने को मिलता है, और जब कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमारे नेता ही साथ नहीं है और हम सरकार में नहीं आ सकते, संभावना नहीं है, तो हमने पिछले चुनाव भी देखे हैं और इस चुनाव को भी देखा है कि लड़ने के लिए तैयार है कार्यकर्ता, एक एक वोट के लिए लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको लग रहा है कि सरकार तो हमारी भी आ सकती है। जब कांटे का मुकाबला होता है तो इस तरह के कार्यकर्ताओं में जोश भरने की जरूरत पड़ती है। यदि आप जोश नहीं भरोगे तो फ्रंट फुट पे तो वही लड़ रहा है ना, नेताजी तो बाहर हैं। यदि बूथ पे कोई लड़ रहा है, सबसे पहले लड़ने वाला कार्यकर्ता होता है। नेताजी तो अपने वहां पे कहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे होते हैं, बड़े नेता हैं, वो मुख्यालय से बैठ के मॉनिटरिंग करते हैं। लड़ता कौन है? वही कार्यकर्ता लड़ता है। तो उस कार्यकर्ता में जोश भरना जरूरी है, क्योंकि आप जब तक पहुंचोगे वो लठ भी खा सकता है आपके लिए और आपके लिए लठ भी मार सकता है। लेकिन वो दौर निकल गया ना अब तो। लेकिन वो दौर निकल गया। जो अभी जो बात कर रहे हैं कि वो अधिकारियों को लिए, तो उसकी वजह जो आप बताई है, आपने जो शर्मा जी ने भी बताई है, इससे अलावा कुछ नहीं। कार्यकर्ताओं में जोश आपको सदैव भरना पड़ता है, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी को तो पता है कि 60 साल में रिटायरमेंट होऊंगा, मेरा आप दूसरी जगह तबादला कर दोगे, एक जगह नहीं तो 10 जगह तबादले कर दोगे। लेकिन कार्यकर्ता यदि आपसे रूठ गया तो वो घर ही बैठ जाएगा, और वो आपका झंडा बुलंद लेकर चलता है विधानसभा क्षेत्र में। कार्यकर्ता को आपको इसलिए शक्ति देना पड़ती है कि वो आपका नेतृत्व कर रहा है नीचे वार्ड पर, मोहल्ले में, वो आपकी साख बना रहा है, और आपकी साख गिराने का काम भी वो कर सकता है। आपके लिए नाराज हो जाएगा, घर बैठ जाता। हमने देखा है कितने मंत्री ऐसे बोलते हैं कि भैया हमारा कार्यकर्ता को यदि ट्रैफिक पुलिस वाला भी पकड़ लेता है, चालान बन जाता है, तो हमें जेब से भरना पड़ते हैं, क्योंकि वो कार्यकर्ता तो हमसे ही है। वो कहता आप मंत्री बन गए हो, लेकिन मेरी तो इज्जत इसी में है ना। उसके छोटे छोटे काम ही आपको नेताजी को करना पड़ते हैं। तो कार्यकर्ताओं में जोश आपको ये नहीं है कि चुनाव के दौरान ही भरना है, आपको सतत प्रक्रिया है, वो आपको लगातार उसको जोश देते रहना पड़ेगा, उसको चार्ज करते रहना पड़ेगा। यही कारण है कि बीजेपी में हम देखते हैं कार्यकर्ताओं को वो 24 घंटे 7 दिन काम में लगाए रखते हैं। एक योजना पे काम करते हैं, एक कार्यक्रम पे काम करते हैं, फिर दूसरा कार्यक्रम बता देते हैं, फिर तीसरा कार्यक्रम बता देते हैं। तो कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। तो आपको उनसे ही तो काम लेना है, चाहे वो बीजेपी हो और कांग्रेस हो। अब रही कि बीजेपी क्यों शिकायत कर रही है भाई, तो कई बार शिकायत करने के अलग अलग आधार होते हैं। एक तो ये मैसेज देने की बात होती है कि देखिए साहब, सरकार भले ही हमारी हो, लेकिन जो अधिकारी हैं वो निष्पक्षता से कार्रवाई कर रहे हैं। वो देखिए, आप चुनाव आयोग का डंडा चल रहा है तो कुछ शिकायतें यूं ही कर दी जाती हैं कि विपक्ष कर रहा है तो हम भी कर दें 2-4-10 शिकायतें।
उसमें एक शिकायत ये होती। दूसरी ये होती है कि हम देखते हैं कई बार गलत तरीके से हम देखते हैं कि निर्देश जारी कर देते हैं। जो उदाहरण आपने दिया कि भिंड में, मुरैना में किस तरह से उन्होंने कह दिया कि निजी वाहन से नहीं जा सकते हो आप वोट डालने के लिए। बिल्कुल। तो ये गलत आदेश है ना, ये तो किसी को भी समझ में आ रहा है। तो इसकी तो कोई भी शिकायत कर सकता है, तो सत्ता पक्ष ने संज्ञान ले करनी लिया भी चाहिए। और करनी भी चाहिए। एक मतदाता के नाते मैं भी शिकायत कर सकता हूं, भाई मुझे मतदान केंद्र पर जाना है, तो यदि कोई कलेक्टर ये निर्देश निकाल दे कि आप अपने वाहन से भी नहीं जा सकते, 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, तो ये तो गलत बात है। कोई कार्यकर्ता, कोई पार्टी यदि ढो रहा है तो वो बात अलग है कि वो अपने मतदाताओं को ला रहा है, पोलिंग बूथ तक छोड़ रहा है, वो गलत है। लेकिन मैं तो स्वयं से जा सकता हूं ना, मेरे परिवार को लेकर जा सकता हूं, और जाता ही आदमी। तो वो गलत डिसीजन था, कलेक्टर का गलत निर्देश था, तो उसकी शिकायत की जानी चाहिए थी और ऐसी शिकायतें होनी भी चाहिए। वो सत्ता पक्ष भी कर सकता है, विपक्ष भी करता है। सत्ता पक्ष ने तुरंत संज्ञान ले लिया, अच्छी बात है, उन्होंने कर दी। लेकिन कुछ शिकायतें जो मैंने कहा ना, करने के लिए, दिखाने के लिए की जाती हैं कि भाई हमारी भी सुनवाई नहीं हो रही। एक मैसेज होता है कि जो अति उत्साही कार्यकर्ता हैं, जो गड़बड़ी ये न कर लें तो हम पे लाले पड़ जाएं, इसलिए उनको मैसेज देने के भैया चुनाव आचार संहिता चल रही है। नेताजी भी कहते हैं चुनाव आचार संहिता चल रही है, अधिकारी भी कहते हैं। तो आप देखिए कि वो फर्क पड़ता है कि आचार संहिता लगी है तो दोनों दल ये रणनीति के तहत इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं कि शिकायतें करते हैं। आप देखिए 4000 शिकायतें होती हैं, कार्रवाई कितनी पे होती है? 1 2 पे 3 4 गलत निकलती हैं, इससे ज्यादा बाकी तो रद्दी में ही जाती है ना, या उनको क्लोज कर दिया जाता है। तो वो शिकायतें एक तरह से राजनीतिक दल भी मान रहे हैं कि हम फर्जी शिकायतें कर रहे हैं, सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए एक दूसरे पर और एक दूसरे के कार्यकर्ताओं पर। यानी कह सकते हैं कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। बड़ा बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका, क्योंकि समय इतना ही है अभी। और निश्चित तौर पर मतगणना के पहले जो माइंड गेम चल रहा है, तो अगर आपको चेतावनी देना थी तो जिस दिन आपका चुनाव प्रचार थम रहा है या वोटिंग के एक दिन पहले अगर आप इस प्रकार की बात करते तो भी समझ में आता। लेकिन फिर भी ठीक है, लेकिन भाषा की एक संयम, एक मर्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बड़े नेता जो मंत्री रह चुके हैं या पूर्व मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो अगर इस प्रकार की बात करते हैं, और जैसे शर्मा जी ने भी कहा, हमारे सहयोगी ब्रिजेश ने भी, कि बाद में होता जाता कुछ नहीं है, तो ये क्या ये माइंड गेम है? और ये माइंड गेम है तो ये किसके लिए? अफसरों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, पब्लिक के लिए, या फिर किसके लिए? अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।